हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो नेक्स्ट। और एक्चुअली में यार ये ना पार्ट 3 होने वाली है। पार्ट 2 मैंने वैसे डाल दिया, तो ये एक्चुअली में पार्ट 3 है। मैं एक बार यहाँ से चेंज भी कर देता हूँ पेन। हमने इससे पहले 2 वीडियोज कवर कर चुके हैं हम इस टॉपिक पे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और ये है पार्ट 3। पार्ट 3 है ये, ना कि पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बच गए थे साइंटिस्ट। जैसे पीछे हमने लास्ट हमने कोच साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी कि उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी में। और हमने फिर लुईस पास्चर साहब के बारे में मतलब पढ़ा था। ठीक है, और एडवर्ड जेनर साहब के बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा था माइक्रोबायोलॉजी में। क्योंकि देखिए किसी भी सब्जेक्ट में जब आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, मैं केवल साइंस की इसकी ही बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी जनरल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आप, हिस्ट्री उठा लो आप। ठीक है, हिस्ट्री तो सारी की सारी भाई हिस्ट्री है। ठीक है, पॉलिटिक्स होगी, ठीक है पॉलिटिक्स होगी, कुछ कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आप। ठीक है, पॉलिटी होगी मतलब पॉलिटिकल साइंस होती है जिसको बोलते हैं पॉलिटी। तो जब तक आपको इतिहास नहीं पता है ना, तब तक आपको मतलब तब तक आप ना उस सब्जेक्ट से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे गाइस। ठीक है, तो हिस्ट्री जानना बड़ा ही ज़रूरी है माइक्रो, और खासकर हम माइक्रो में पढ़ रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो सीरीज में मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल मतलब इंजॉय करके पढ़ते हैं हम, ऐसे नहीं है कि हमें ऐसा बर्डन लेके पढ़ना पड़े या ऐसा कि यार बस रटना पड़ रहा है। रटना नहीं है गाइस, रटने से आप मतलब रट के आप कहाँ तक जाओगे। एक बार रट लोगे, 2 बार रट लोगे, अगर आपको उस समझ आ गई वो चीज़, ठीक है, वो अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में अपना बताया था कि जो ये मुस्कुराते चेहरे आप देख रहे हो ना, ये लोग ऐसे ही नहीं बड़े महान भाई, इनके पीछे सालों की मेहनत का नतीजा है ये। ठीक है, जैसे आप लोग मेहनत करते हो, तो ये भी इन्होंने भी इतनी मेहनत करी है, तभी आज इनको हम पढ़ पा रहे हैं, तभी आज इनका नाम बुक्स में है। ठीक है, और ऐसी मेहनत भारत के हर एक युवा को करनी चाहिए। ठीक है, ताकि देश आगे बढ़े। तो फॉर ऑल दोज जो कि नए हैं, जो मेरे को नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चेतन, एंड आई हैव डन माई BSc MLT फ्रॉम PGI चंडीगढ़। दिस इज़ द लैब टॉनिक चैनल। यहाँ पर आपको लैब से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट, आपको लैब क्या मतलब माइक्रो हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जो कोई भी लैब्स की मतलब स्पेसिफिकली लैब के लिए नहीं, कोई भी अगर पैरामेडिकल का कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, पैरामेडिकल किसी भी कोर्स का अगर कोई भी स्टूडेंट है, तो हमारी ये वीडियोस देख सकता है। हमारी किसी भी एक कोर्स को सेंटर्ड करके वीडियो हम नहीं बनाते। ठीक है, तो कोई भी देख सकता है इसको, वेदर यू आर डूइंग MBBS, ठीक है, वेदर यू आर डूइंग योर MD, वेदर यू आर डूइंग योर BSc MLT, ठीक है, वेदर यू आर डूइंग योर BSc MLT, और वेदर यू आर डूइंग योर फिजियोथेरेपी, कोई भी। ठीक है, कोई भी देख सकता है जिसका माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, वो कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं जी। पहला जो हमारे साइंटिस्ट है वो है हमारे आज की वीडियो के, वो है आज के जो हमारे हीरो हैं आज की वीडियो, वो है हमारे पॉल अर्लिक साहब। और पॉल अर्लिक साहब को बोलते हैं हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी। भाई क्वेश्चन है ये, PYQ है। फादर ऑफ कीमोथेरेपी किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है पॉल अर्लिक साहब को। तो पॉल अर्लिक साहब को फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है। और ये थे जिन्होंने पहले रिपोर्ट किया था जो एसिड फास्ट नेचर होती है, ट्यूबरकल जो वैसिलाई है। ठीक है, ट्यूबरकल वैसिलाई की जो एसिड फास्ट नेचर है वो इन्होंने ही बताई थी। जेडन स्टेन बाद में आया था, जो जीन लेंसर स्टेन है वो बाद में आया था। कई बार हम इसी से कंफ्यूज कर जाते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया पेपर में कि किसने सबसे पहले एसिड फास्ट नेचर ट्यूबरकुलर बेसिलाई की जो रिपोर्ट की थी, और ऑप्शन में वहाँ आपको जील लेंसन भी ज़रूर मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए। और बच्चे यही करेंगे, 90% बच्चे क्या करेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो लगा के आएंगे जील लेंसर, जबकि जील लेंसर इसका राइट आंसर नहीं है। सबसे पहले पॉल अर्लिंग ने रिपोर्ट किया था एसिड फास्ट नेचर ट्यूबरकल बेसिलाई की। ठीक है, और MTB की खोज किसने करी थी? वो करी थी आपकी रॉबर्ट कोच साहब ने। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या किया था, ही डेवलप्ड द टेक्निक टू स्टेन टिश्यू एंड ब्लड सेल यूजिंग डिफरेंट डाइज। इन्होंने भी स्टेनिंग मेथड्स दिए थे। ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट ब्लड सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, बैक्टीरिया लाइक TB बेसिलाई। फिर आगे जेडन स्टेन आया था। जेडन स्टेन तो मॉडिफिकेशन है ना,
जेडन चेन एक्चुअली में एक मॉडिफिकेशन है, ये जो इन्होंने जो स्टेनिंग मेथड दिया था पॉल अर्लिक ने, उसका मॉडिफिकेशन है। फिर आगे मॉडिफाइड जेडन है। मॉडिफाइड जेडन किसके लिए करते हैं हम, बताओ? नोकार्डिया के लिए करते हैं ना, नोकार्डिया के लिए करते हैं मॉडिफाइड जेडन। तो उसके बाद में देखो इन्होंने भी स्टेनिंग टेक्निक दी थी पॉल अर्लिक साहब ने। फिर उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी। देखो अब हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में आपके कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे। इसमें आपको मतलब इन डेप्थ में सारी चीज़ें बता रहा है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा बता के ख़त्म कर दिया, पॉल अर्लिक साहब ने ये किया था बस याद कर लो, ऐसा नहीं है भाई। इन्होंने जो जो थ्योरीज दी थी उन थ्योरीज को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया गाइस, ये वीडियो किसी एक एग्ज़ाम को देख के नहीं बना रहा मैं, ठीक है। इसमें सारे एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए मैं ये वीडियो चल रहा हूँ, और काफ़ी मेहनत का काम है ये, ठीक है। मेहनत का काम है, ऐसे नहीं स्लाइड्स बनती हैं, बहुत सारा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी जगह से कंटेंट देखना पड़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, तब जाके ऐसी ऐसी स्लाइड्स आपके लिए बनती है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, वो प्रपोज द साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, पता तो सबको होगा, ठीक है। हर कोई लगा देगा पॉल अर्लिक, ठीक है, पॉल अर्लिक हर कोई लगा दे। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि ये जो साइड चेन थ्योरी है होती क्या है। ये कुछ रेयर बंदों को ही पता होगी भाई, ठीक है। कुछ रेयर बंदों को ही पता होगी कि साइड चेन थ्योरी है क्या असल में। हमें ये तो बताओ सर, आपने ये तो बता दिया कि इन्होंने साइड चेन थ्योरी दी थी, ठीक है। तो है क्या? तो साइड चेन थ्योरी में इसका मतलब है ही सजेस्टेड दैट द सेल्स पोसेस स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं। इसका मतलब इन्होंने यार सिंपल ये बताया कि जो सेल होती है ना, सेल होती है, ठीक है, जो सेल है इनके भी इनके ऊपर ना स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से एंटीबॉडीज़ को समझाने की कोशिश करी थी, बाद में फिर वो डिस्प्रूव भी हो गई थी इनकी थ्योरी। तो इन्होंने देखा ही द सेल प्रोड्यूस स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर कॉल्ड साइड चेन, ठीक है, दैट बाइंड टू टॉक्सिन। टॉक्सिन कौन से? टॉक्सिन एज ए एंटीजन काम कर रहा है दैट लाइक ए लोक एंड की। देखो अरे भाई यार, जैसे मान लो इन्होंने बताया कि साइड चेन होती है, साइड चेन इन्होंने एंटीबॉडीज को नाम दिया, और वो एंटीजन, मान लो ये एंटीजन है, ये एंटीजन की लोक एंड चेन की तरह ये क्या करती है, लोक एंड चेन की तरह ये यहाँ पर काम करती है, लीडिंग टू सेल टू ओवर प्रोड्यूस एंड रिलीज दीज रिसेप्टर एज एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट एंड एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, ठीक है। अरे वही है कि इसका मतलब है कि सेल हैं कुछ ऐसी जो साइड चेन प्रोड्यूस करती है, जिनको इन्होंने एंटीबॉडी बोला। एंटीबॉडी नाम बाद में आया था, ठीक है, जो कि एंटीजन से, जो कि टॉक्सिन से, एंटीजन को इन्होंने टॉक्सिन से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और फिर लोक एंड की तरह जो एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है ना, जैसे लोक एंड की मैकेनिज्म है जो एंजाइम सबस्ट्रेट का, ठीक है, उसकी तरह उसके बाद ये ओवर प्रोड्यूस होगी और एंटीबॉडीज, और फिर ओवर प्रोड्यूस करके ये टॉक्सिन को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी, ठीक है। तो ये ऐसा था इनका ये, ठीक है, प्रपोज द साइड चेन थ्योरी फॉर यहाँ पर ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो यही था साइड चेन थ्योरी। आगे इसके बारे में थोड़ा और मैं डिटेल में बात करता हूँ, कोर कंसेप्ट्स ऑफ साइड थ्योरी, ठीक है, साइड चेन थ्योरी। देखो रिसेप्टर ऑन सेल, जो सेल के रिसेप्टर है, बॉडी सेल है वेरियस साइड चेन रिसेप्टर दैट कैन केमिकली मैच एंड बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है भाई। जैसे मैंने बताया था कि सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जिनको साइड चेन बोला जाता है, रिसेप्टर दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू एंटीजन सिमिलर टू एंजाइम सबस्ट्रेट, जैसे कि लोक एंड की। उसके बाद एंटीजन बाइंडिंग होती है। जब एंटीजन लाइक टॉक्सिन एंटर जब बॉडी में एंटर करता है तो इट विल कॉम्प्लीमेंट्री, जो इसकी साइड चेन है सेल सरफेस पे, उससे बाइंड करता है। उसके बाद इफेक्टिवली जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है सेल का, सेल न्यूट्रिएंट्स अपटेक करती है ना, उसको ब्लॉक करता है। उसके बाद यह होता है प्रोडक्शन एंड रिलीज। दिस सेल देन ट्राइज टू कंपनसेट बाय प्रोड्यूसिंग मैनी मोर रिप्लेसमेंट साइड चेन। उसके बाद सेल क्या करेगी और साइड चेन बनाएगी इसके अपने जैसी, विच अनेबल टू फिट ऑन सेल सरफेस, ठीक है, आर शेड एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इसका मतलब यही है यार, देखो इस थ्योरी का मतलब इसमें यही है कि जैसे कोई एंटीजन आया, कोई टॉक्सिन आया, कोई टॉक्सिन बॉडी में एंटीजन आया, तो इसके ऊपर ये रिसेप्टर थे, जब ये इससे बाइंड करेगा तो लॉक की मैकेनिज्म होगा। उसके बाद सेल के पास सिग्नल जाएगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, सेल ये सारी चीज़ें और प्रोड्यूस करेगी, और प्रोड्यूस करेगी तो ये सारी की सारी इसकी जो सरफेस है वो सारी भर जाएगी तो वो क्या करेगी फिर बाद में अपने बैकग्राउंड में इनको रिलीज करेगी एंटीबॉडीज़ को ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी दीज रिलीज साइड चेन, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, यही एंटीबॉडी का काम करेगी और न्यूट्रलाइज करेगी ओरिजिनल एंटीजन को।
कुछ हद तक ये थोड़ी सी लग भी रही थी कि ठीक है, लेकिन बाद में फिर और सारी थ्योरीज आई एंटीबॉडी प्रोडक्शन की। जैसे आगे फिर क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी आई थी, जो कि जिन्होंने फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद इनको देखो, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में इस थ्योरी को, मतलब इंक्लूडिंग दिस थ्योरी। 1908 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, इन्होंने क्योंकि इनका ना इम्यूनिटी के ऊपर भी काम था अर्लिक साहब का। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन ठीक है, मतलब पहले ही क्योंकि इनका काम था टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन पर भी इनका काम था, इन्होंने टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन स्टैंडर्डाइजेशन दिया था। ठीक है, अर्लिक साहब का बहुत नाम है भाई, इन्होंने आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। तो डिस्प्रूव कैसे हुई द थ्योरी आज लेटर दिस क्रेडिटेड है और एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि बाद में फिर जेनेटिक्स आई, उसके बाद और सारी थ्योरीज आई। ठीक है, rather than generated through gene rearrangement, मॉडर्न जो थ्योरी है इम्यूनोलॉजी की, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल जैसे कि क्लोनल सेक्शन थ्योरी आई, जो बाद में फिर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई कि हाउ द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यही था। उसके बाद और सारी जो कंट्रीब्यूशन थी हमारी इनकी अर्लिक साहब की, वो थी आपकी, इन्होंने एक ड्रग भी बनाई थी जिसको इन्होंने मैजिक बुलेट का नाम दिया था। और वो ड्रग क्या थी, वो थी सेलवर्सन, जो कि एक आर्सेनिक कंपाउंड वाली ड्रग थी। ठीक है, फर्स्ट एंटी जो इफेक्टिव जो मेडिसिन थी सिफिलिस की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कीमोथेरेपी का कंसेप्ट भी यहीं से आया था भाई। ठीक है, कीमोथेरेपी का जो कंसेप्ट था वो यहीं से आया था। ठीक है, कीमोथेरेपी का कंसेप्ट इनको बोला जाता है ना फादर ऑफ कीमोथेरेपी, वो यहीं से आया था, क्योंकि इन्होंने जो एंटी बैक्टीरियल है सिफिलिस को कौन कोज करता है, ट्रैपोनिमा पैलिडम कोज करता है ना, तो ट्रैपोनिमा पैलिडम के खिलाफ इन्होंने ये बनाई थी सेलवर्सन। ठीक है, कीमोथेरेपी। उसके बाद अर्लिकिया जो बैक्टीरिया है वो भी इनके नाम के बाद दिया गया है, अर्लिक से ही पढ़ा ना। ठीक है, अर्लिक से ही पढ़ा ना, अर्लिकिया। ठीक है, तो पोल अर्लिक के नाम से ही अर्लिकिया बैक्टीरिया पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद जो पोल अर्लिक का इंस्टीट्यूट भी है जर्मनी में। ठीक है, पोल अर्लिक का इंस्टीट्यूट भी है जर्मनी में। उसके साथ ही एक और चीज़ बताऊँ आपको, लिस्टर इंस्टीट्यूट है भाई। लिस्टर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लिस्टर इंस्टीट्यूट है लंदन में। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ ना, इनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये वाइप हो जाता है। तो लिस्टर इंस्टीट्यूट पाया जाता है क्या है लंदन में। और पास्चर इंस्टीट्यूट है गाइस आपका पेरिस में। ठीक है, पास्चर इंस्टीट्यूट है आपका पेरिस में। पास्चर इंस्टीट्यूट है पेरिस में, लिस्टर इंस्टीट्यूट है आपका लंदन में। ठीक है, उसके बाद गाइस अगला है वो है अर्लिक फिनोमेनन। अर्लिक फिनोमेनन क्या है भाई, जैसे कोच फिनोमेनन था ऐसे ही अर्लिक फिनोमेनन है। अर्लिक फिनोमेनन क्या है, जो अर्लिक फिनोमेनन है वो है आपका पेन में दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अर्लिक फिनोमेनन प्राइमरीली रेफर्स टू पोल अर्ली वर्क ऑन एंटीटॉक्सिन। ठीक है, specifically that toxins are unstable and can lose toxicity, become toxoid but retain binding ability, leading to quantitative immunity। ठीक है, अरे इसके अकॉर्डिंग ना यार देख, इन्होंने टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन पे काम किया था। जो टॉक्सिन होते हैं जब वो टॉक्सिसिटी को लूज कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, टॉक्सोइड बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब बाइंडिंग एबिलिटी, ठीक है, साइड चेन थ्योरी से ही रिलेशन था इसका। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन का इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन दिया। टॉक्सिन इंस्टेबिलिटी देखो इन्होंने लिखा है कि अर्लिक डिस्कवर्ड दैट टॉक्सिन आर नॉट फिक्स्ड, दे लूज हार्मफुल इफेक्ट टॉक्सिसिटी बट स्टिल बाइंड टू एंटीबॉडीज फॉर्मिंग न्यूट्रल टॉक्सिन। ठीक है, जब टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज किया जाता है तो टॉक्सिन दे आर नॉट फिक्स्ड, दे लूज हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, लेकिन बाद में वो टॉक्सोइड बन जाते हैं। उसके बाद क्वान्टिटेटिव इम्यूनिटी दिस लीड टू मेजर अर्लिक यूनिट में आपको पता होगा जो आपके मेजरमेंट होता है, मेजरिंग सीरम स्ट्रेंथ। ठीक है, सीरम स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है इन अर्लिक यूनिट बाय फाइंडिंग हाउ मच टॉक्सिन एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज बाय एंटीटॉक्सिन स्टेबलाइजिंग प्रिसाइज इम्यूनिटी पैटर्न। ठीक है, जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कौन करता है, एंटीटॉक्सिन करता है। ठीक है, एंटीटॉक्सिन करता है। तो एंटीटॉक्सिन जब करता है न्यूट्रलाइज, तो वो कितना न्यूट्रलाइज हुआ है तो उसको अर्लिक यूनिट में नापा जाता है। दिस लीड टू मेजरिंग सीरम स्ट्रेंथ मेजर की जाती है इन अर्लिक यूनिट। ठीक है, कि कितना टॉक्सिन एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हुआ एंटीटॉक्सिन से। ठीक है, क्योंकि टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा काम था, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है। उसके बाद आपने एक बायोकेमिस्ट्री में अपने टेस्ट पढ़ा होगा अर्लिक टेस्ट, जो यूरोबिलोनोजन है,
ठीक है, यूरोबिलिन जो है यूरिन में, उसको फाइंड आउट करने के लिए अर्लिक रिएजेंट भी आपने एक पढ़ा होगा, अर्लिक रिएजेंट, ठीक है, अर्लिक रिएजेंट आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अर्लिक टेस्ट में होता है। मास्ट सेल की डिस्कवरी भी भाई इनके थ्रू ही हुई थी, थ्रू सेलेक्टिव स्टेनिंग, ठीक है। मास्ट सेल की डिस्कवरी भी पॉल अर्लिक जी ने करी थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद हेमाटोलॉजी में बहुत सारा, मतलब मास्ट सेल का तो फिर बहुत सारा रोल हो जाता है ना हीमेट में। तो यही था गाइज अर्लिक साहब के बारे में, अर्लिक साहब के बारे में इतना ही था, ठीक है, अर्लिक साहब के बारे में इतना ही था। तो एक बार देख लेते हैं कितनी अपनी वीडियो हुई है, अभी तो 15 मिनट हुई है, ठीक है। मुझे लगता है हम लिस्टर साहब के बारे में तो आज पढ़ पाएंगे ही पाएंगे, ठीक है। तो अर्लिक के बारे में हमने पढ़ लिया, अर्लिक साहब के बारे में, पॉल अर्लिक साहब के बारे में काफ़ी मतलब काफ़ी नाम था अर्लिक साहब का भी एक टाइम पे, ठीक है। तो अगला है वो है आपका अर्लिक के बाद आता है लिस्टर साहब, जोसेफ लिस्टर साहब, ये इनको फादर ऑफ, एक मिनट, ग्राम, हाँ एक मिनट, इनको फादर ऑफ जो जोसेफ लिस्टर हैं, इनको हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी हम इनको बोलते हैं। तो जोसेफ लिस्टर की कंट्रीब्यूशन, देखो इनका काम पता क्या है, इन्होंने ना जो लुईस पास्चर का था, जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज थी, वो इन्होंने सर्जरी में अप्लाई करी थी, ठीक है, बेसिकली ये बताया। देखो जोसेफ लिस्टर की कंट्रीब्यूशन टू माइक्रोबायोलॉजी वाज अप्लाइंग लुईस पास्चर जर्म थ्योरी टू सर्जरी, की पिनोरिंग एंटीसेप्टिक सर्जरी बाय यूजिंग कार्बोलिक एसिड, जो कि इन्होंने फिनोल यूज़ किया था टू स्टरलाइज जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं ओटी में, ठीक है, ओटी में जो सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है, स्टरलाइज किया, मतलब इन्होंने बताया कि इनको स्टराइल करो, वुंड्स को, ड्रेसिंग्स को ड्रेस्टिकली रिड्यूसिंग द पोस्ट ओटी इन्फेक्शन, जो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होते हैं उनको रिड्यूस, और जो मोर्टेलिटी, जो बाद में पेशेंट्स मर जाते थे, मोर्टेलिटी हो जाती थी, उसको इन्होंने सर्जरी को इन्होंने सेफ बनाया। एंड मॉडर्न जो स्ट्राइल टेक्निक है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल का जो कंसेप्ट है, वो इन्होंने ही दिया था, हमारे जोसेफ लिस्टर साहब ने, ठीक है, जोसेफ लिस्टर साहब ने ही हमें इन्फेक्शन कंट्रोल का, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। बेसिकली इनका काम यही था कि इन्होंने कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया था, फिनोल का यूज़ किया था फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द ओटीज, ओटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। बस इनका इतना ही कंट्रीब्यूशन था, ज़्यादा मतलब और भी आप बहुत सारा पढ़ सकते हो इनके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वो है आपका क्रिश्चियन ग्राम। ग्राम का भी नाम आपने सुना होगा भाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार ये ईयर पूछ लिया जाता है कि हैंस क्रिश्चियन ग्राम इनका पूरा नाम था। तो ग्राम स्टेन कब डिस्कवर हुआ था, मतलब ग्राम हैंस क्रिश्चियन ग्राम जी ने कब 1884 में डिस्कवरी हुई थी ग्राम स्टेन की, ठीक है। ग्राम स्टेन के बेस पे फिर हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हम देते हैं ना, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। उसके बाद आता है इग्नाज स्मेलविस का काम। इग्नाज स्मेलविस साहब का क्या काम था, स्मेलविस की कंट्रीब्यूशन टू माइक्रोबायोलॉजी वाज पिनोरिंग इन्फेक्शन कंट्रोल बाय प्रूविंग परप्यूरल फीवर, जो कि चाइल्ड बेड फीवर वाज कंटाजियस एंड लीडिंग टू मैंडेटरी। हाँ, इन्होंने हैंड वॉशिंग के ऊपर, ठीक है, इनका भी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में कंट्रीब्यूशन था, हैंड वॉशिंग के ऊपर इन्होंने काम किया था कि डॉक्टर्स अच्छे हैंड वॉश करो, ठीक है, मैंडेटरी कर दिया इन्होंने, करोनेटेड बाय डॉक्टर ड्रेस्टिकली कटिंग द मोर्टेलिटी, क्योंकि जो परप्यूरल फीवर था, इन्होंने बताया था कि परप्यूरल फीवर है वो कंटेजियस है, यानी कि वो फैल सकता है, ठीक है, परप्यूरल फीवर, क्योंकि स्मेल भी थे इन्होंने। देखो कितने, मतलब आज जो हम हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, वो कितने साल पहले और कितनी मेहनत लगी होगी इनको समझने में उस चीज़ को कि हाँ यार, इस वजह से इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, इस वजह से पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। तो देखो कितना, मतलब एक टाइम में ऐसा लगता है यार क्या वर्ल्ड होता हो उस टाइम जब मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, ठीक है। तो ये इग्नाज स्मेलविस साहब का काम था, और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं माइक्रो में, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है अदर इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूटर्स हैं माइक्रो में, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये इग्नाज स्मेलविस साहब का काम था, हैंस क्रिश्चियन ग्राम साहब का काम मैंने बताया आपको। अदर इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूटर है वो है आपका, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डोमैग साहब का काम था प्रोटोनचिल की डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोनचिल जो कि सल्फोनामाइड ड्रग है, उसका ही दूसरा नाम है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। उसके बाद नोबेल प्राइज़ मिला था, एक मैंने ना एक वीडियो बनाई है नोबेल प्राइज़ के ऊपर,
ये नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है माइक्रो में, तो मतलब माइक्रो में क्या कि फिजियोलॉजी में जिनका नोबेल प्राइज़ मिला है और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी में, उसके ऊपर वीडियो आप देख सकते हो। वैक्समैन साहब ने फिर आगे स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। उसके बाद आइनोवस्की जी ने क्या किया था, आपका टोबैको जो मोज़ेक डिजीज़ है उनकी उसकी वायरस की डिस्कवरी हुई थी बेसिकली, जो पास्चर जो आपका इवानोवस्की साहब थे, इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर काम किया था, ठीक है, 1892 में टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। उसके बाद लोफलर एंड फ्रोस्ट से इन्होंने क्या किया था, जो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज का जो एजेंट है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही ये मतलब ये सीरीज शुरू करने से पहले मैंने इस डिजीज़ का नाम ना अपनी पहली वीडियो में जिक्र किया था मैंने उसमें कि ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। ये कैटल को होता है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, तो इन्होंने वही बताया था कि उसको ही मतलब कि वो फिल्ट्रेबल है, ठीक है, एजेंट, तो उसके ऊपर ही लोफलर का काम था। लोफलर सीरम स्लोप आपने पढ़ा होगा किस लिए यूज़ करते हैं हम, फिर कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा लोफलर। उसके बाद अगला है वो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन, जैसे आइनोविस्की से क्वेश्चन आ सकता है, वायरो से क्वेश्चन बनेगा, पेनिसिलिन की डिस्कवरी पूछ सकते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने करी थी, तो ऐसे ऐसे है। जैसे टीवार्ट और डी हेरेले जी का काम था, इन्होंने बैक्टीरियोफाइज को डिस्कवर करी था इंडिपेंडेंटली, ठीक है। टीवार्ट आपने एक नाम सुना होगा, ग्राम टीवार्ट स्टेन, ठीक है, ज़रूर सुना होगा ग्राम टूवार्ट स्टेन। ग्राम टूवार्ट स्टेन किस में यूज़ करते हैं भाई, हम पैथोलॉजी में यूज़ करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में हम यूज़ करते हैं ग्राम टीवार्ट स्टेन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो सारे सब्जेक्ट को, और सारे सब्जेक्ट ना एक दूसरे से रिलेटेड है गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट ऐसे, सब सब्जेक्ट एक दूसरे रिलेटेड, अगर रिलेटेड करके पढ़ोगे, डॉक्टर भी तो है यार, वे कितना उनको कितना रिलेट करना पड़ता है, माइक्रो से भी रिपोर्ट रिलेट करनी पड़ती है, बायोकेमिस्ट्री से भी रिपोर्ट रिलेट करनी पड़ती है, तो कितना पढ़ना पड़ता है हमें, तो फिर भी कितना मतलब हमारे कितने सब्जेक्ट है, 4 ही तो सब्जेक्ट है। एमबीबीएस में कितने सब्जेक्ट होते पता आपको, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं गाइज, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट पे पकड़ रखो, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन है छोटा या बड़ा नहीं होता, बस यहाँ ये जो खोपड़ा है ना, यहाँ समझ होनी चाहिए बस, ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ होनी चाहिए। आप अपनी फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकते हो गाइस, और बहुत कुछ आगे करोगे, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली, पढ़ने की वाली है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी ऐसी बातें भी मैं आपसे करता रहता हूँ, थोड़ी मतलब करियर से रिलेटेड, तो ऐसा ही है भाई, पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी आपसे जब तक कनेक्ट नहीं कर पाता मैं, तब तक मुझे चैन नहीं मिल पाती, ठीक है। अगला वो है आपका चार्ल्स चैम्बरलैंड, इन्होंने क्या किया, इज वन ऑफ द जो पास्टर एसोसिएट, पास्टर के साथ काम किया था इन्होंने, कंस्ट्रक्टेड ए पोर्सेलिन बैक्टीरियल फिल्टर, इन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर बनाया था 1884 में। उसके बाद जो क्या हुआ था, देखो आपको पता होगा कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई थी जो बैक्टीरियल प्रूफ जो फिल्टर था, ठीक है, बैक्टीरियल फिल्टर था सॉरी, ठीक है, उसमें क्या होता कि बैक्टीरिया तो ऊपर रह गया था और वायरस क्या होता नीचे चला गया था, ठीक है। उसके बाद टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। आइनोविस्की साहब ने फिर क्या किया था, वो जो फिल्टर बनाया था ना वो इन्होंने बनाया था, ठीक है, चार्ल्स चैम्बरलैंड ने, और ये भी उनके टाइम के ही थे, पास्टर के टाइम के ही थे, ठीक है, लुईस पास्टर के टाइम के, ठीक है। तो ये याद रखना है, 1884 से आपको याद रहेगा कि इसी साल में ग्राम स्टेन डिस्कवर किया था, और चार्ल्स चैम्बरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है वो आपका जो आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज हुई थी वो हो गई थी आपकी अर्नेस्ट रस्का के द्वारा, नोल एंड रस्का, आपने सुना होगा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिन्होंने। उसके बाद गुड पास्टर जी ने क्या किया था, गुड पास्टर जी ने जो वायरल कल्चर टेक्निक है, जो कि चिक एम्ब्रियो में हम करते हैं वायरल कल्चर टेक्निक, वो हमारे गुड पास्टर साहब ने दी थी। और एक आपने नाम सुना होगा गुड पास्टर सिंड्रोम, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ के जाऊँ भाई, मैं तो आपसे करवाता ही हूँ, गुड पास्टर सिंड्रोम क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेडी मैरी वोटले मोन्टाग्यू, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इम्यूनाइजेशन वेरियोलेशन इम्यूनाइजिंग अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, ठीक है, मतलब इम्यूनाइजेशन के ऊपर इनका बेसिकली काम था। उसके बाद मेटिंग जो एलिमेंट ऑफ में इन्होंने फेगोसाइटोसिस जो टर्म थी वो फेगोसाइटोसिस को डिस्कवर किया, और टर्म फेगोसाइटोसिस भी इनके द्वारा ही दी गई थी एलिमेंट ऑफ, ठीक है।
टर्म्ड फेगोसाइट्स, ठीक है। क्लीनबर्गर जी ने क्या, इनका जो एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया थी, ठीक है, एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वो किसने डिस्कवर की थी, वो की थी आपकी क्लीनबर्गर जी ने, ठीक है। एल फॉर्म, एल का मतलब क्या है इसमें, एल का फॉर्म, एल का मतलब है आपको पता होना चाहिए एल फॉर्म बैक्टीरिया कहाँ पे डिस्कवर हुए थे, ठीक है, ठीक है। ये उस जगह का नाम है गाइस, जगह के नाम के ऊपर है, ठीक है, ये जगह के ऊपर है एल फॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद बारबरा मैकलिंटोक ने, इन्होंने मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के ऊपर जो बैक्टीरिया में जो ट्रांसपोनोसोम्स होते हैं ना, जंपिंग जीन का कंसेप्ट जो दिया था वो हमारी बारबरा मैकलिंटोक जी ने दिया था, ठीक है, जंपिंग जीन का कंसेप्ट। और इनको फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये नोबेल प्राइज़ वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था बार बार। बस ख़त्म वीडियो, ठीक है। तो आई होप कि ये जो 3 लेक्चर सीरीज़ थी, ये जो 3 लेक्चर सीरीज़ थी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि हिस्ट्री से ही आप उस सब्जेक्ट को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। लैबटोनिक के फेसबुक पेज को भी अगर आपने नहीं लाइक किया तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब यार कर लेना अगर नहीं किया अभी तक चैनल, ठीक है। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो कंटेंट, थोड़ा भी कंटेंट में दम लग रहा हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके जाना। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो ये मेरी इंस्टा की आईडी है, इसको आप फॉलो कर लेना, ठीक है। इसको फॉलो कर लेना और फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर देना, डीएम कर देना। अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी होगी तो मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा, लेकिन जेन्युइन क्वेरी होनी चाहिए भाई, ठीक है। जेन्युइन क्वेरी होगी तो ज़रूर रिप्लाई मिलेगा आपको। तो शेयर कर दीजिए यार, अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो, सच में अच्छे लगे तो इसको शेयर कर देना, ठीक है। बाकी आपसे मुलाकात तो होती रहेगी, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, सबसे एंड में बोलता हूँ मैं, लाइक कर देना अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो और लग रहा है कि कंटेंट में थोड़ा हावी दम है तो लाइक कर देना, ठीक है। उसके बाद कमेंट में भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, अगर मेरे को मैसेज नहीं करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ लेना। बाकी सोशल मीडिया पर जहाँ कहीं भी हो आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और भी बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर आएगा। तो जय हिंद दोस्तों।